नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मैनपुरी से, जहां ग्राम भारापुर जरारा में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को वोट देना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया है। दरअसल पूरे ही गांव की विद्युत सप्लाई बीते 15 दिनों से बंद पड़ी है और दिन ढलते ही पूरा गांव अंधकार में डूब जाता है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि उन्होंने जब विद्युत विभाग से और अधिकारियों से विद्युत सप्लाई जारी करने की मांग की तो उन्होंने सीधे डिंपल यादव से ही सप्लाई चालू करा देने की बात कही है। अब पीड़ित ग्रामीणों ने डिंपल यादव से मामले की शिकायत की तो डिंपल यादव खुद गांव पहुंच गई और ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी मैनपुरी को फोन कर विद्युत सप्लाई जारी करने की बात कही। लेकिन गौरतलब है कि 10 दिन बीत जाने के बावजूद गांव की विद्युत सप्लाई अभी तक शुरू नहीं की गई है। बीजेपी को वोट दे दिया, अब कहते हैं तुमने डिंपल को वोट दे दिया इसलिए लाइट डिंपल से जुड़वा लो। अच्छा, आप लोगों ने किसी से कहा, शिकायत की कि लाइट नहीं आ रही है? मैन के भी पास गए हैं और भी कही है, तो मतलब जो है बीच में डिंपल आई थी तो बोल गई थी जुड़वा लेना, हम डीएम साहब को बोल देंगे, लेकिन हमने प्राइवेट लोगों से बुलवा के और लाइट भी जुड़वा ली, फिर कल काट गए। अच्छा, हम लोग मोबाइल भी सब चालू नहीं कर पाते हैं और हमारी जो टॉर्चें जो हैं गाय भगाने के लिए वो भी। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम भोला सिंह है। किस गांव के निवासी है? भारापुर के निवासी है सर। अच्छा, भारापुर में लाइट 15 दिनों से नहीं आ रही, क्या वजह है? वोट के चक्कर से हुआ सर, हमने इसको दे दिया, डिंपल को वोट दे दिया है तो उसकी वजह से हमारी बिजली काट दी, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी से भी सूचना की, सबसे सूचना, हमारी कोई सुनता ही नहीं, आते हैं और लाइट काट के चले जाते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, क्या कह दिया है, क्यों नहीं आ रही लाइट? अब क्या बता दें सर, ऊपर वाले ऊपर ही जाने, हम तो परेशान है, लाइट से भी परेशान है, हर चीज से परेशान है। कब आएगी लाइट? लाइट का कोई पता नहीं सर, कब दे। अब रुक करेंगे रायबरेली का। जिले में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पहले मुन्ना यादव बनकर एक शख्स ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया और दलित युवती को जानकारी होने पर कि वो मुन्ना यादव ना होकर के अब्दुल खालिद है, इस बात का जब इस युवती को पता चला और इसने विरोध किया तो अब्दुल खालिद नाम के शख्स ने, जो कि मुन्ना यादव के नाम से इस युवती से मिला, उसके साथ उसने शारीरिक रिश्ते बनाए। आरोपी युवती को पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी देने लगा और इस धमकी के एवज में ही युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा। पूरा मामला क्या है जानते हैं विस्तार से। खेज मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि पहले मुन्ना यादव, फिर अब्दुल खालिद मुन्ना यादव बनकर एक शादीशुदा दलित युवती से को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे जो है लगातार संबंध बनाते गए। एक दिन जब युवती को इस बात की जानकारी हुई कि मुन्ना यादव न होकर मुस्लिम युवक है जिसका नाम अब्दुल खालिद है, तो युवती ने उससे दूरी बनानी चाहिए, लेकिन आरोपी धनंजय ने तमंचे के बल पर घुसकर दलित युवती के साथ बार बार दुष्कर्म किया। हमारे साथ वो दलित युवती है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या बीती है इन पर। आप ये बताइए कि कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? अरे दूध बेचता था तो हमने दूध के बहाने जाना पहचाना हुआ था और फिर उसके बाद 4-5 महीने होते बात होती थी। फिर उसके बाद 5-6 महीना बाद हमको पता चला, उसके घर गए। क्या पता चला आपको? कि मुस्लिम है, पहले मुन्ना यादव बताया था और फिर बाद में मुस्लिम निकला। तो हम कहेंगे शादी हम नहीं करेंगे भाई, हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है तो हम कहाँ करेंगे। तो इसीलिए फिर हमको जान से धमकी दिए, मारने की कोशिश कई बार किया कि हम तुम्ही के साथ शादी करेंगे। तो फिर हमने हमारे नहीं, तो उसने इस बात पे जोर दिया कि हिंदू धर्म छोड़ दो, मुस्लिम धर्म अपना लो, निकाह कर लो हमारे साथ। हाँ, ये सब कहे हैं। तो फिर हमने डर गए, हमने कुछ नहीं बोला। फिर हमारे मम्मी लोग हमारे कर दी शादी। अब हमको हियाँ सता रहे हैं, हियाँ नाता जाता है, फ़ोन वोन हियाँ दे के गए हैं और फिर इसके बाद हमको हियन कट्टा उट्टा जान से मारने की कोशिश किए हैं कि मेरे पति को, मेरों को, मेरे सास को, सब लोग को। तो तमंचा लेकर वो आपके घर आता था? हाँ, और बार बार आपके साथ दुष्कर्म वो करता था? हाँ, दुष्कर्म करा था और एक बार 8-9 बजे आया था तो मुझे मारा भी है और बलात्कार भी किया, अंगूरी भी कर दिया, अंगूरी भी। तो आप ये बताइए कितने दिनों बाद आप जान पाई हैं कि ये मुन्ना यादव नहीं है, ये मुस्लिम है? 5 महीना बाद। 5 महीने बाद आपने जाना। तो जब आपने इसका विरोध किया तो उसने क्या कहा?
उससे क्या किया कि हम भाई नहीं करेंगे, हम हिंदू हैं, हम नहीं करेंगे आपके आपने साथ। कहा नहीं उससे कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तो हमने कहा कि झूठ क्यों बोल रहे हैं, तो कहा कि कुछ नहीं बोला, फिर कहा हम आप ही के साथ ही शादी करेंगे, इसीलिए हम डर गए, फिर हम कुछ बोलते नहीं रहे। आपने अभी कहा आपके परिवार और आपके पति को उसने जान से मारने की धमकी। मारने की तो धमकी दे हैं, इसीलिए तो मेरे पति ने हम छोड़ के भाग गए गांव। 4 महीना हो गया, कोई पता नहीं है मेरे पति को। आपके पति दिल्ली गए हैं कमाने के लिए, गांव छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, गांव छोड़ के गए। तो हमारे साथ ये दलित युवती थी, इसकी आप बीती नहीं कही जा सकती, बहुत ही एक दुखद दास्तां है। आपको बता दें, योगी सरकार जहां लव जिहाद को लेकर लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं इस सलवन थाने का ये बेखौफ दरिंदा खुलेआम घूम रहा है और इस तरह जो है भेष बदल कर जो है वो युवतियों के प्रेम जाल में फंसा कर उनका लगातार शोषण कर रहा है। अब देखना है कि रायबरेली पुलिस कब जागती है और ऐसे दरिंदे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कब करती है। ये दरिंदा यूं ही जो है युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर जो है उनका शोषण करता रहेगा। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां पीपरी में रहने वाला दीपक कुमार गौंड, जिसने अपने भाई की आत्महत्या के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल सीओ को दिए गए प्रार्थना पत्र में लिखा गया है कि इस शख्स के भाई दीपू का उसके पड़ोस में रहने वाली एक मुस्लिम महिला बार बार अश्लील फोटो, मैसेज और वीडियो भेजकर उसे ब्लैकमेल करती थी। इसकी शिकायत पर पहले भी पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके ये महिला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है। अपनी अश्लील तस्वीरें भेजकर उसे फंसाने की धमकी देकर पैसे की मांग करती थी और इस महिला का सहयोग उसके पति और बाकी अन्य साथी कर रहे थे। तो वहीं इस मामले में अभी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। था उसी दिन लखनऊ से वापस आई थी। मैं लखनऊ में पढ़ाई करती हूँ। जब मुझे पता चला तो मेरा भाई कभी ऐसी हरकत नहीं करता, और उसके बाद मैंने आने के बाद उसके मोबाइल को चेक किया, सारी चीज़ें मैंने व्हाट्सएप भी चेक किया, तो व्हाट्सएप पे सारे इसी के चैट मिले हैं और इसने उसको जहर देने की धमकी भी दिया है और रिकॉर्डिंग है हमारे पास सारे प्रूफ्स भी हैं। हमने थाने पे हमारे एसओ हैं, उनको भी दिखाया है, उनको भी सारी चीज़ें सुनाया है। और ये जो अफसाना बानो है, सोनू, इनके पूरे फैमिली मिले हुए थे इस साजिश में और पैसे भी मांगते थे और 1,000 गूगल पे 1,000 का ट्रांजैक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम पुलिस से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जैसे हमारा भाई मरा है, हमारा भाई कुंवारा था, ये शादीशुदा है और 2 बच्चे भी हैं इसके, और हम पुलिस से यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और 22, 23, 13 दिसंबर को जब पुलिस आई थी तो सबके सामने चेक हुआ और गलती भी इसी औरत की मिली थी, तो पुलिस ने जांच करके छोड़ दिया था, मुकदमा भी नहीं लिखा है। और 22 जनवरी से मैं लगातार थाने पे जा। हमारे लड़का का नाम दीपू था, बाप का नाम ओम प्रकाश, मम्मी का नाम उषा देवी। हमारा लड़का उससे प्यार करता था कि नहीं करता था हमको नहीं मालूम, बाकी उसकी ही हाथ है हमारे लड़का के ऊपर। उसके मोबाइल में पूरी गंदा फ़ोटो मिला, हमको रिकॉर्डिंग मिला, मैसेज मिला, पैसा गूगल से मंगाई थी, दिल्ली गई थी तब क्यों पैसा मंगाई थी, पैसा यहाँ से भेजा था मेरा लड़का, उसका मैसेज है उसमें। हम लोग पूरा देखने के बाद ये कदम उठाए हैं कि इसी का हाथ है। और जब 13 तारीख को जब प्रशासन को बुलाई थी कि लड़का को मेरे कि रखा है, चाहे इसे किया चाहे वैसे किया, गाली दिया, तो प्रशासन को लेके जाना चाहिए ना उसको। उसी दिन उतना फ़ोटो डिलीट करवाए प्रशासन अपने हाथ से, लेडीज़ पुलिस से। तो वो फांसी क्यों लगाया? फांसी लगाया वो जोने दिन से चूड़ी वाली उसको वही दिन 13 तारीख को थप्पड़ मारी थी, उस दिन से हमारा लड़का थोड़ी सा माइनर था, मनो कि दिमाग उसकी उलझी थी। 4 समाज में किसी कोई थप्पड़ मारेगा तो। और एटा जनपद की तरफ रुख करेंगे, जहां मामूली का सुनी होने पर कलयुगी पिता ने गोली मारकर अपने ही बेटे को घायल कर दिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में इस घायल युवक को जिला मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया है, जहां पर युवक की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पूरा मामला आपको बताते चलें कि एटा के कोतवाली नगर के काशीराम कॉलोनी का है। यहाँ एक पिता और बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।
और नामी गिरामी होटल में दर्जन भर रसूखदार दबंगों ने ऐसा उत्पात मचाया कि होटल के मैनेजर और कर्मचारियों की लात घूंसे से जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद ये दबंग मौके से फरार हो गए हैं। लेकिन होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। होटल मालिक की तहरीर के मुताबिक पुलिस ने अब संगीन धाराओं में केस दर्ज कर फरार दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में धुत होकर हाथों में शराब की बोतल लिए ये रसूखदार दबंग होटल में घुसे। होटल में बने कमरे में शराब पीने के लिए होटल के मैनेजर के ऊपर दबाव बनाया गया और मैनेजर ने जब दबंगों से आईडी कार्ड मांगा तो सभी ने गाली गलौज करने शुरू कर दी। इतना ही नहीं बल्कि होटल के मैनेजर को लात और घूंसों से पिटाई भी की गई। 10 से 15 के बीच में लोग थे वो, और शराब के नशे में थे सब लोग। बोतल भी उनके साथ थी, वो बरामद होगी बोतल भी। सारा स्टाफ यहीं था क्योंकि सोने की तैयारी थी, मतलब क्लोजिंग कर दी थी हम लोगों ने। बोला कि अब रूम चाहिए। मैंने रूम किस लिए? बोला शराब पियेंगे बैठ के। मैंने की शराब पियोगे? शराब के लिए तो रूम रात में नहीं देने का मैं। और मैंने आप 10 से 15 लोग हो, बिल्कुल नहीं देने का। आप 1-2 लोग होते तो मैं रूम जरूर देता, आईडी पहले चाहिए। बोला तू क्या तेरा बाप भी देगा? साले चमार हो, ये वो जाति सूचक शब्द यूज करे स्टाफ को। मैंने जी चमार आप क्यों कह रहे हो जी? जाति सूचक शब्द यूज क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद तुरंत जब हमने उसका विरोध करा कि हाँ आप हम जाति सूचक शब्द कैसे कह सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत हम पर हमला कर दिया। हमारे स्टाफ को मारा, उनके पीछे दौड़ा के भगाया उनको, सब भाग गए। मैं अकेला यहाँ पे रह गया। उन्होंने 10 से लगभग थाना कोतवाली के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित चैताली होटल पर रात लगभग 11:30 बजे के आसपास कुछ लोग कमरा लेने के लिए गए। होटल मैनेजर देवेंद्र कुमार के द्वारा कमरा खाली न होने का हवाला दिया गया। इस बात को लेकर इनमें तू मैं हुई, आपस में मारपीट हुई। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद है। होटल मैनेजर देवेंद्र कुमार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस गाड़ी से लोग आए थे, क्रेटा गाड़ी से, वो ट्रेस हो गई है। उसके आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी। और उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात भले ही करती हो, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। बता दें आपको कि हाल ही में मामला सामने आया जहां उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मंशा पर यहां के सरकारी अफसर पलीता लगा रहे हैं। मैनपुरी के बरनाहल ब्लॉक का यह मामला है जहां गांव जैतपुर में पात्र ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव ब्रजवीर सिंह यादव पर अपने आवास दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इस तरह के कोई मामले आपको लगे कि जिसमें कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, आप हमें दिलवा रहे हैं, आप भी दे दो कंप्लेंट बना के। और शासन से जांच टीम बनवा के जांच कराने जिम्मेदारी मेरी। हमें वो दे दो, वहाँ की एक शिकायत, एक टीम भेज के हम सीडीओ तो अभी आदत कराते हैं, पूरी उसकी जांच करा ले रहे हैं। यदि सेक्रेटरी ने गलत तरीके से जो मानक होता है, मानक को तोड़ते हुए अपात्र किए होंगे तो जो भी पात्र होंगे उन्हें मिलेगा भी। और मामला ये है कि जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास जो आए हुए थे, जो पिछली बार लगभग 2018 में फीड करवाए थे, जिसकी लिस्ट हमारे पास है। 102 लोग थे, जिसमें से हमारे ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार कटेरिया जी और हमारे ब्रजवीर सेक्रेटरी जी, उन्होंने पात्र लिस्ट बनाई हुई थी, जो कि बिल्कुल पात्र करके हमारी लिस्ट भेज भी दी गई थी। उसके बाद ब्रजवीर जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पैसे मांगे। जो पात्र लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिसपे पैसे ना हुए उसके कारण मुझे आवास मिलने नहीं देते हैं। अमीर लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो हम अपने बच्चे पाल। कौन पैसे मांग रहा है? उनका ब्रजवीर यादव। कौन है? क्या पद है उनका? सचिव है वो। सचिव। ब्लॉक कौन सा आपका? बरनाल। कितने पैसे मांग रहे हो? 30,000 रुपए। आवास दिलाने के नाम पर पैसे? जी, आवास दिलाने के नाम पे। जब हमने नहीं दिए तो उन्होंने हमारी लिस्ट काट दी, पूरी नाम ही हटा दिया, सारी गाँव की लिस्ट काट दी। बुलंदशहर में शहर और गांव को साफ स्वच्छ बनाने के लिए भले ही लाखों रुपए खर्च किए गए हों, लेकिन अभी भी जहरा गांव में साफ सफाई नहीं होने से दलित बस्ती में जगह जगह रास्तों पर नाली का गंदा पानी भरा है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा दें कि क्या कुछ हालत है रास्तों की। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह जल भराव होने की वजह से और कूड़ा बिखरे होने की वजह से स्वच्छता अभियान को ये मुंह चढ़ा रही हैं सड़कें। यहाँ दलित बस्ती में साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, सफाई कर्मी नजर ही नहीं आते और सफाई ना होने की वजह से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। रास्तों पर भरे हुए इस पानी का वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि स्कूल के कुछ छात्र हैं
जो इसी रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर हैं। कई लोग भी हैं जो आवागमन के लिए इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो स्थिति है सबके सामने है कि इस ओर किसी भी अधिकारी या किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। हमारे गांव में हुआ था, ये सफाई कर्मचारी है ना राजेश कुमार जी, तो ये हमारे गांव में आते हैं, लेकिन ये सफाई हमारे मोहल्ले में जाटो बस्ती में नहीं करते हैं। हमने इनसे बोला था कि आप हमारी तरफ भी सफाई कर दीजिए, तो इन्होंने बोला कि हम नहीं कर रहे, जिसे बुला के लाना है बुला लाओ, या जिससे कहना है कह दो, हम नहीं डरते किसी से भी। उन्होंने ऐसा बोला और जाति के शब्द भी बोले थे कि हम नहीं करते, इस जाटो बस्ती में ये है वो है वगैरह। उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने ये कह दिया डायरेक्ट कि जिसे बुला के लाना है प्रधानों को इसे बुला लाओ, हम नहीं मानने के किसी का, हम इधर करने के नहीं बिल्कुल भी। और अब आपको बताते चलें कि एक बड़ी खबर सामने आई है, जो आर्य न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। मामला हमीरपुर से है, जहां आपको बताते चलें कि हाल ही में 3 दिन पहले आर्य न्यूज ने खबर चलाई थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि किस तरीके से भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी की गई है। तो वहीं खबर चलाने के 3 दिन बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि 2 क्विंटल 5 किलो गांजे के साथ इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जरिया के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम ने आज सुबह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास से जो 143 मीटर का पत्थर है, वहाँ से 2 अभियुक्तों को पकड़ा है और इनसे करीब 2 क्विंटल से अधिक जो है गांजा बरामद किया है, जो 7 बोरियों में रखा गया था। और इस गांजे की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इसमें 2 अभियुक्त जो हैं उनका नाम अनिल और इंतजार खान है, और इसमें 2 अभियुक्त और थे जो पूर्व में भी जिनका आपराधिक इतिहास गांजे को अवैध रूप से बेचने में रहा है, वो भी इसमें थे। तो मौके से गोरखपुर के ग्राम चौवरी रामपुर के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान पंकज पासवान ने बताया है कि कुछ लोगों के द्वारा जमीनों पर प्लाटिंग की जा रही है और उसमें ग्राम सभा की 2.5 एकड़ जमीन को चिन्हित कर ग्राम सभा के लिए उपयोग में लाया गया। हाँ, यहाँ 2.5 एकड़ जमीन है पाने में, वो प्रधान मिल कर के और डीलर सब बेच रहे हैं। हम लोग को चाहिए तो चाहिए जमीन, किस कीमत पर चाहिए तो चाहिए। ग्राम सभा जंगल रामगढ़ उर्फ चौरी में, वहाँ पे जो है 17.5 एकड़ का चक है। उस चक के अंदर हमारे ग्राम सभा की जमीन है 2.5 एकड़। उस आबादी के लिए हम लोग जो है यहाँ पाए हुए हैं। और आज से 4 दिन पहले जो है 3-4 दिन पहले हम लोग डीएम साहब के कार्यालय भी गया था। वहाँ से जो है बताया गया कि जो आपकी सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ जब लेखपाल से बात हुई तो लेखपाल कहते हैं कि हम अभी पैमाइश नहीं कर पाएंगे, 4 से 5 दिन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको 15-20 दिन में होगा। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए मायावती के दिए गए बयान पर, यानी जो ट्वीट उन्होंने किया, उस पर आज पलटवार कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी होशियार पार्टी है, जब वो जवाब नहीं दे पाती तो दूसरे दलों को आगे कर देती है। हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ का है भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। और खबर अब बिजनौर से है, जहां पर बढ़ापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिजनौर पुलिस लाइन सभागार में एएसपी ग्रामीण राम अर्ज ने पुलिस ने पशु चोरों को जो है उनका पर्दाफाश करते हुए बताया कि पुलिस ने 3 पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से पुलिस को अवैध हथियार, नगद रुपए और पशु तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्त आसपास के जिलों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। बढ़ापुर पुलिस द्वारा एक पशु चोरों का गैंग पकड़ा गया है। ये बहुत ही शातिर गैंग है और विगत में जनपद में कई जगह पशु चोरी की घटनाएं हुई
और इनको जो है सर्विलांस को भी और थाना पुलिस को भी सक्रिय किया गया कि आप पशु चोरों पर कार्रवाई करिए। तो इसमें बढ़ापुर पुलिस को 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया और इनसे 2 रास भैंस, चाकू, अवैध तमंचा, एक गाड़ी और कुछ जो इन्होंने पूर्व में चोरी किया था उसके बेचे हुए रुपए इनसे बरामद किया है। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि ये सब लोग जो है इनके 3 साथी ये जो गिरफ्तार हुए हैं, मैं इनका नाम बता दूं, फरमान और अब्दुल हकीम उर्फ फकला, ये सलेमपुर थाना कांठ मुरादाबाद के रहने वाले हैं और एक इंतजार उर्फ अयूब, ये नजीबाबाद का रहने वाला है, ये पकड़े गए हैं। इसके अलावा इसमें 3 अभियुक्त जो नगीना के रहने वाले हैं, वसीम उर्फ चीची, रिजवान और नसीम, ये अभी तीनों फरार हैं। इनसे जब पूछताछ किया गया तो ये बताया कि ऐसी खबर के साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।